11 सितंबर 2001 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 19 टेररिस्टों द्वारा 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया जाता है। 4 में से 2 प्लेन्स अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर में क्रैश करवा दिया जाता है। देखते ही देखते तीसरी फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 को यूएस मिलिट्री के हार्ट पेंटागन में क्रैश करवा दिया जाता है। पर दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि चौथी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 वो अपने क्रैश के डेस्टिनेशन जो कि व्हाइट हाउस माना जा रहा था उससे पहले क्रैश कर जाता है, एक ओपन फील्ड में, क्योंकि प्लेन्स में बैठे पैसेंजर्स ने टेररिस्टों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई, जिसकी वजह से कई सारी जानें बच गई और उनकी इस बहादुरी की मिसाल यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी दी जाती है। इस अटैक से लगभग 3000 लोगों की जानें जाती है और 6000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इस अटैक का पूरा जिम्मा अलकायदा का हेड ओसामा बिन लादेन लेता है और इस अटैक के काउंटर में यूएस मिलिट्री ने 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में फाइनली मार देते हैं। आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि इतने बड़े अटैक के पीछे आखिर क्या मकसद रहा होगा और आखिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं इस अटैक का जिम्मेदार यूएस खुद था। तो चलिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे ले चलते हैं ताकि आप इस पूरे कहानी की जड़ को समझ सके। इस कहानी की शुरुआत होती है 1978 में, जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट कूप होता है, जिसकी वजह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पीडीपी पावर में आ जाती है और उस कम्युनिस्ट पार्टी को नूर मोहम्मद तराकी लीड कर रहे होते हैं। उन्होंने पावर में आते के साथ ही कई सारे बड़े चेंजेस किए, जैसे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, सेकुलराइजेशन को बढ़ावा देना। पर ये सारे चेंजेस, ये सारे बदलाव वहाँ के कंजर्वेटिव और रिलीजियस लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। गवर्नमेंट के इन्हीं रिफॉर्म्स एंड चेंजेस को रेजिस्ट करने के लिए वही कंजर्वेटिव और रिलीजियस लोग एक आर्म्ड रेबल ग्रुप बनाते हैं, जिसे वो नाम देते हैं मुजाहिदीन। और इस ग्रुप के बनने के बाद गवर्नमेंट और मुजाहिदीन के बीच एक जंग से छिड़ जाती है। पीडीपी जिन्हें सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस उन पर कभी हावी नहीं हो पा रही थी। इसी को देखते हुए यूएस और यूएस के कई अलाइड नेशंस ने मुजाहिदीन को सपोर्ट करने का सोचा ताकि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान का कंट्रोल लेने से रोका जा सके। अब इन देशों के सपोर्ट की वजह से मुजाहिदीन काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और पीडीपी की सरकार काफी ज्यादा वीक हो गई थी। सिचुएशन को संभाला जा सके, इसी वजह से 24 दिसंबर 1979 को 1 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल सिटी काबुल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी लाना, चल रहे इंसर्जेंसी को सप्रेस करना और अफगानिस्तान में प्रो सोवियत रेजिम एस्टेब्लिश करना, ताकि अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट या फिर न्यूट्रल स्टेट मेंटेन किया जा सके। इस इन्वेजन की वजह से सोवियत सोल्जर्स और मुजाहिदीन फाइटर्स के बीच एक जंग छिड़ जाती है, जिसको बाहर के कई और देश और लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें सऊदी के एक अमीर कंस्ट्रक्शन मैग्नेट का बेटा ओसामा बिन लादेन भी था। ओसामा इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था और इसी वजह से वो 1980s में अफगानिस्तान चला जाता है ताकि मुजाहिदीन को फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया जा सके। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और चाइना जैसे बड़े देशों के सपोर्ट के अलावा यूएस अकेले बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक सीआईए ऑपरेशन साइक्लोन के थ्रू यूएस मुजाहिदीन ग्रुप्स को ट्रेनिंग, वेपन, फाइनेंशियल एड ये सब प्रोवाइड कर रहा था ताकि रेजिस्टेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो और सोवियत सोल्जर्स वीक पड़ने लगे। आपको बता दें कि यूएस ने कभी डायरेक्टली तो ओसामा बिन लादेन को फंड नहीं किया, पर जो फंड्स आ रहे थे मुजाहिदीन ग्रुप्स के लिए वो ओसामा और उसके जैसे और लोगों को इंकरेज कर रहे थे इस सजेशन जिसे जिहाद अगेंस्ट सोवियत सोल्जर्स भी बोला जा रहा था उसे बनाए रखने में। फिर 1984 में ओसामा बिन लादेन और पैलेस्टीनियन क्लर्क अब्दुल्ला अज़ाम साथ मिलकर मकतब अल खिदमत को फॉर्म करते हैं, जिसका काम ये था कि इस जिहाद मूवमेंट में फॉरेन फाइटर्स को रिक्रूट किया जा सके। आगे चलकर मक जो है वो इस्लामिस्ट फाइटर का हब बन जाता है। मक एक पैसेज की तरह एक्ट करता है, जिसके जरिए पैसे, हथियार और फाइटर्स अफगानिस्तान में स्मगल किए जा रहे थे बाहर से। 4 साल बाद 1988 में ओसामा बिन लादेन एक सपोर्ट नेटवर्क बनाना चालू करता है इस्लामिक फाइटर्स के लिए और उसको वो नाम देता है अलकायदा। 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत सोल्जर्स विड्रॉ कर जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ता है अफगानिस्तान पर, जैसे कि तालिबान का पावर में आना और अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट घोषित करना, मास मर्डर्स और भी कई सारी चीजें जिनको हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोवियत सोल्जर्स के विड्रॉल के बाद बिन लादेन और आजम की आइडियोलॉजीज जिहाद मूवमेंट को लेकर मैच नहीं कर रही थी। जहां पर अब्दुल्ला आजम चाहता था कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस किया जाए, वहीं पर ओसामा बिन लादेन का फोकस ग्लोबल जिहाद पर था और 1989 में अब्दुल्ला आजम का असैसिनेशन हो जाता है और उसके शॉर्टली ही अलकायदा जो कि एक सपोर्ट नेटवर्क था वो इवॉल्व हो जाता है एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका मेन फोकस होता है ग्लोबल जिहाद। इसके आगे बढ़ने से पहले हम ये चाहेंगे कि आप गल्फ वॉर को थोड़ा समझ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वॉर की वजह से ओसामा यूएस का इतना बड़ा दुश्मन बन जाता है। 2 अगस्त 1990 को इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को
ताकि वो कुवैत के ऑयल रिजर्व्स को अपने अंडर कर ले। इराक के इस इन्वेजन को रोकने के लिए 35 देशों की कोalition तैयार होती है, जिसको लीड कर रहा था यूएस। एंड में ये 35 देशों की कोalition जीत जाती है और इराक को कुवैत से विड्रॉ करना पड़ता है। इसी बीच ओसामा वापस सऊदी लौट जाता है। वो सऊदी अरेबिया में यूएस के ट्रूप्स को देखकर काफी नाराज होता है। उसे लगता है कि गल्फ कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट होती जा रही हैं और वेस्ट अपना इंपीरियलिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ओसामा के गुस्से के पीछे और भी कई सारे वजह थे, जैसे कि यूएस ने फाइनेंशियली एंड मिलिट्री काफी एड दी थी इजराइल को, जिसे ओसामा इस्लाम का दुश्मन मानता था। गल्फ वॉर में यूएस की वजह से इराक को विड्रॉ करना पड़ा था और इराक की इसी हार पर उसे लगने लगा कि इसमें इस्लाम की हार हुई है। ओसामा को लग रहा था कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट पर काफी ज्यादा बढ़ गया है और यही उसकी इस्लामिक आइडियोलॉजी को और भी ज्यादा रेडिकलाइज करता है, जिसकी वजह से वो यूएस को अपना दुश्मन मानने लगता है और यूएस को सबक सिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये वही पीरियड था जो ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी को शेप देता है। उसे लगता था कि अगर वो यूएस पर अटैक करता है तो यूएस को मिडिल ईस्ट में एक लॉन्ग लास्टिंग वॉर में फंसा देगा, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट हो जाएंगे और एक कॉमन एनिमी अगेंस्ट लड़ाई करेंगे और एंड में वेस्टर्न डोमिनेंस को ओवरथ्रो कर सकेंगे। अर्ली 1990s में बिन लादेन सूडान भी जाता है, जहां पर वो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह एस्टेब्लिश करता है और अदर मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ अलायंस भी फॉर्म करता है। यूएस का इजराइल को हेल्प करना, उसका मुस्लिम कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट होना और उसकी प्रेजेंस अरेबियन पेनिनसुला में, ये सब देखते हुए बिन लादेन यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ फार एनिमी घोषित कर देता है और अलकायदा को भी मिशन क्लियर हो जाता है कि उन्हें इस फार एनिमी के अगेंस्ट जिहाद करना है और 1996 में बिन लादेन यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद 1998 में केनिया और तंजानिया के यूएस एम्बेसीज पर अलकायदा बॉम्ब ब्लास्ट करवा देती है, जिसमें 224 लोगों की जानें जाती हैं और हजारों जख्मी होते हैं। फिर साल 2000 में यानी 2 साल बाद अलकायदा यूएसएस स्कूल में वापस बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है, जिसमें 17 लोग जो कि सेलर्स थे अपनी जान गंवा देते हैं और 40 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अब इन 2 अटैक से ये तो साफ था कि अलकायदा जो है वो यूएस को डायरेक्टली अटैक करने का देख रहा है और कहीं ना कहीं यूएस को ये भी खबर थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर वो क्या होगा और कब होगा इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था और एटलीस्ट रिकॉर्ड्स तो यही बोलते हैं। फिर आता है सितंबर 11, 2001, जब अलकायदा के 19 टेररिस्टों ने 4 कमर्शियल फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, जो कि सुबह के 7:59 AM में बोस्टन से निकली थी लॉस एंजलिस के लिए, पर बीच में ही उसे हाईजैक कर लिया जाता है और 8:46 AM में क्रैश करवा दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, ये फ्लाइट भी निकली होती है बोस्टन से लॉस एंजलिस के लिए, जो कि उड़ान के 15 मिनट बाद ही हाईजैक कर ली जाती है और 9:03 पर इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश करवा दिया जाता है। क्रैश की वजह से पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो था वो काफी वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से साउथ टावर 9:59 पे कोलैप्स कर जाता है और 10:28 पर नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है और हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, ये फ्लाइट वाशिंगटन डुलस से निकलती है लॉस एंजलिस के लिए। इसको भी हाईजैक कर लिया जाता है और इसको 9:37 पर पेंटागन, जिसको यूएस मिलिट्री का हार्ट भी बोला जाता है, उसमें क्रैश करवा दिया जाता है। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, ये फ्लाइट निकली होती है न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए। इस फ्लाइट के पैसेंजर्स फाइट बैक करते हैं हाईजैकर्स के खिलाफ और कॉकपिट में स्ट्रगल करने की वजह से ये प्लेन 10:03 पे क्रैश हो जाता है शैंक्सविले पेनिसिल्वेनिया के ओपन फील्ड में। अभी जो 9/11 का हमला हुआ था उसके पीछे सालों की प्लानिंग और प्रिपरेशंस हुई थी और प्लेन को ऐसा मिसाइल यूज करने का आइडिया सबसे पहले खालिद शेख मोहम्मद ने प्रपोज किया था, जो एक अलकायदा का ऑपरेटिव और इस अटैक के पीछे का मेन मास्टरमाइंड था। इस 9/11 अटैक की प्लानिंग 1996 से ही चालू हो गई थी और 1999 में बिन लादेन इस प्लान को अप्रूव कर देता है और अलकायदा रिक्रूटमेंट चालू कर देती है ऐसे लोगों का जो इस मिशन के लिए मरने को भी तैयार थे। इस मिशन के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ था उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के एक फ्लाइट स्कूल में भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ के कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ाना सीख सके। एक प्लेन में टोटल 5 हाईजैकर्स थे और अलग अलग हाईजैकर्स के अलग अलग रोल थे। 5 में से 2 पायलट थे और बाकी की 3 मसल हाईजैकर्स थे, ताकि अगर कोई प्लेन के अंदर रेजिस्ट करता है तो उन्हें ओवर पावर किया जा सके। इस टेररिस्ट अटैक के कुछ दिनों बाद ओसामा बिन लादेन ये स्टेटमेंट देता है कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन इस स्टेटमेंट के ठीक 3 साल बाद यानी 2004 में जब यूएस में इलेक्शन थे तब एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है जिसमें ओसामा बिन लादेन 9/11 की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उस रिकॉर्डिंग में वो अपने रीजन भी बताता है कि उसने ये अटैक आखिर करवाया क्यों। फाइनली मई 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है, पर इस अटैक की वजह से यूएस के अंदर बहुत बड़े चेंजेस किए जाते हैं जिसने वहाँ के सिटीजन्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इस 9/11 के ठीक 6 हफ्तों बाद पेट्रियट एक्ट पास किया जाता है, जो कि यूएस की गवर्नमेंट को ये एक्सेस देता है कि वो वहाँ के सिटीजन्स पर कभी भी स्पाई कर सकता है। उनके फाइल्स को, उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनके रिकॉर्ड्स को वो ये जब चाहे तब एक्सेस कर सकते थे। प्लस जुडिशरी के पावर कम कर दी गई। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि कैसे यूएस ने पेट्रियट एक्ट के आड़ में टेररिस्ट
अटैक को एज एन एक्सक्यूज लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वालों को चुप करवा दिया। 9/11 के हादसे के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काफी बदलाव किए गए। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 9/11 के पहले उतनी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती थी एयरपोर्ट्स पर। आपको बस अपनी आईडी वगैरह दिखानी होती थी और आप आराम से बोर्ड कर सकते थे। पर इस अटैक के बाद ये सब बदल गया। फुल बॉडी चेकअप मैंडेटरी कर दिए गए, जगह जगह पर मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए, मैंडेटरी पर्सनल आईडी चेक, पासपोर्ट चेक, बोर्डिंग पास चेक और कई सारी और छोटी छोटी चेकिंग्स होती हैं जिसके बाद ही आप बोर्ड कर सकते हो। दिसंबर 2002 में एक्सप्लोजिव डिटेक्शन सिस्टम नेशन वाइड इंस्टॉल किए गए। अर्ली 2003 में पायलट्स को भी हथियार दे दिए गए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और कॉकपिट डोर्स को भी इन्फोर्स कर दिया गया ताकि वो ग्रेनेड्स और हथियारों से प्रोटेक्टेड रहें। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी 9/11 अटैक की एक अलग तरीके से, जहाँ सारे आपको अमेरिका का पीओवी दिखाते हैं। हमने एक अलग एंगल चूज किया है ताकि आपको इस टेररिस्ट अटैक की जड़ पता चल सके, पता चले कि आखिर कितने सारे इवेंट्स के एक्यूमुलेशन ने इस डार्क डे को जन्म दिया। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का वीडियो। होपफुली आपको बेटर वैल्यू मिली होगी आज के इस वीडियो से।